नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे नक्सली हिंसा और उसकी चुनौतियों की। हाल के दिनों में किस तरह से नक्सली हिंसा में अचानक तेजी आई है और जो नए तरीके इस वक्त दिख रहे हैं ये सुरक्षा बलों और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से कितने गंभीर और चिंताजनक हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि आखिर ये रास्ता नक्सली आंदोलन को किस ओर ले जा रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी अग्निवेश जी, जो कि सोशल वर्कर हैं। अग्निवेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ हैं ई राममोहन, जो कि फॉर्मर हेड बीएसएफ हैं। राममोहन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ सीएसजे से सीनियर फेलो अभय कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं। अभय जी, स्वागत है। शुरुआत अग्निवेश जी आपसे करना चाहूंगा। जो घटना झारखंड में सामने आई, पहले नक्सली हमले में कई सारे सुरक्षा कर्मियों की मौत और उसके बाद जो हुआ कि असल में जो शहीद हुए जवान, उनके पेट में बम लगाया गया, एक दूसरी तरह की साजिश की आशंका वहां पर नजर आई। असल में किस तरह का बदलाव ये दिख रहा है जो नक्सली आंदोलन शुरू हुआ था और जो आज उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं? देखिए, पहली बार तो मैं स्पष्ट शब्दों में नक्सली बर्बरता की, क्रूरता की और इन नए हथकंडों की पुरजोर निंदा करता हूँ। साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि माओवाद की विचारधारा से इसका कोई संबंध नहीं हो सकता। हथियारों के द्वारा आर्म्ड रेजिस्टेंस और दूसरी बातें करना वो उचित अनुचित हो सकते हैं, लेकिन ये सर्वथा अमानवीय है जिस तरीके से उन्होंने एक मृत सैनिक के, अपने सीआरपीएफ के जवान के एब्डोमेन को यूज़ किया बूबी ट्रैप के लिए जी। और उससे निर्दोष लोग मारे जाते। जिस समय भी अस्पताल में उनके शरीर का पोस्टमार्टम होता तो वहाँ तो कोई जवान नहीं मरता, वहाँ तो डॉक्टर मरते, नर्स मरते या कोई दूसरे मरते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये अब वो उस तरह का आर्म्ड रेजिस्टेंस नहीं रह गया, ये टेररिज्म की तरफ कुछ कदम बढ़ा रहा है। मैं इसकी सर्वथा निंदा करता हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं सरकार या सीआरपीएफ के उस लीडरशिप की भी निंदा करता हूं, उनको जिम्मेदार ठहराता हूं जो उन्होंने सिविलियंस को भेजा इस काम के लिए कि डेड बॉडी को उठा करके लाओ। जैसे उठाने के लिए गए वो बेचारे सीधे साधे सरल गांव के लोग, उनमें से 3 तत्काल मर गए, चौथा बाद में मर गया। वहाँ विस्फोट हुआ माइंस का। तो ये जो तरीका है सीआरपीएफ को कि आप खुद तो हैंडल कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन आप सिविलियंस को जो नॉन कॉम्बेटेंट्स हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की मौत, ये गलत है। सीआरपीएफ को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, इंटेलिजेंस सपोर्ट मिलनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं दी? सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो जवाब दें इसके लिए। अग्निवेश जी, तीसरी बात, आखिरी बात जी मैं कहना चाहता हूँ, और मैं शिंदे जी से मिल करके आया हूँ, 2 बार मिला हूँ, और मैंने पूरी गंभीरता से कहा है कि सुशील कुमार शिंदे जी, आप वहाँ से शुरू कीजिए जहाँ से आपके पूर्ववर्ती चिदम्बरम जी ने छोड़ दिया। आज़ाद के साथ उसके माध्यम से हमने माओवादियों से बातचीत का एक रास्ता खोला था। आज़ाद ने चिट्ठी लिख करके पूरे पॉलिट ब्यूरो की तरफ से एक प्रस्ताव स्वीकार किया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और सीज फायर के लिए तैयार हैं। सरकार के रुख और उसके रास्ते पर हम लौटेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पर आपका स्पष्टीकरण चाहूँगा। जिस तरह के हालात और जिस मोड में अब ये दिख रहा है, यानी कि नक्सली आंदोलन दिख रहा है, क्या आपको ये लगता है, ऐसी आशंका भी आपको लगती है कि अब ये गलत रास्ते पर है, न सिर्फ बल्कि गलत हाथों में जा चुका है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, बिल्कुल मुझे लग रहा है कि गलत हाथों में गया है। और अरविंद जी या जो भी उनके नए नेता हैं, मैं जानता नहीं उनके बारे में ज़्यादा, लेकिन ये जो तरीका है कि डेड बॉडी को इस्तेमाल किया, तो मैं इसकी सर्वथा निंदा करता हूं। ये बहुत गलत तरीके हाथों में जा रहा है ये। चलिए अग्निवेश जी, अभय जी के पास मैं लौटना चाहूँगा। अभय जी, अग्निवेश जी ने जो बातें कही हैं उससे अलग मैं कहूँ कि अगर पिछले 2012 में देखूँ तो करीब 250 लोगों की मौत नक्सली हमलों में हुई है, जिसमें 146, ये आंकड़े पूरे तरह से कह सकते हैं सत्य नहीं है, गैर सरकारी आंकड़े, 146 आम इंसान और करीब 104 जो है सुरक्षा बल। कैसे अब बातचीत हो? अग्निवेश जी कह रहे हैं बातचीत के रास्ते भी खुलें, लेकिन जो तरीका अब ये आंदोलन अख्तियार करता नजर आता है, क्या वाकई उसकी मंशा पर आपको लगता है कि अब सवाल है?
देखिए, जिस तरह का माओवादी आंदोलन है उसके लोग बातचीत के लिए तभी मानते हैं या बातचीत की तभी उनमें इच्छा पैदा होती है जबकि सरकार का या सुरक्षा बलों का उनके ऊपर कोई दबाव होता है। जब वो धकेले जाते हैं कोने में, जब उन्हें दीवार से पीठ लगाकर लड़ने की मजबूरी उनकी होती है, उस वक्त वो सरकार के पास खुद ही ये सुबुगाहट पहुंचाते हैं कि हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जब तक सरकार उनके ऊपर सुरक्षा बलों के जरिए या अपनी अन्य नीतियों के जरिए, चाहे वो नीतियां वैकासिक नीतियां हों, चाहे वो नीतियां सशस्त्र कार्रवाई की नीतियां हों, तब तक बातचीत की कोई संभावना नहीं हो सकती। आप देखिए, आंध्र प्रदेश में जो बातचीत हुई थी, जिसके बाद से वहाँ पर माओवादी आंदोलन का उभार कमज़ोर हुआ है, वहाँ तभी बातचीत हुई थी जबकि उन लोगों को लगा था कि अब हम बहुत बातचीत करना हमारे लिए ज़रूरी है, हमें समय चाहिए, हमें अपनी शक्तियों को पुनर्संयोजित करने के लिए, अपनी शक्तियों को पुनः गोलबंद करने के लिए, दोबारा हथियारों को हासिल करने के लिए, नई भर्ती करने के लिए हमें समय चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये माओवादी किसी भी तरीके से बातचीत करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं करेंगे। और झारखंड में और इस बात को सरकार भी समझती है, सरकारी रणनीतिकार भी समझते हैं। इसीलिए बातचीत की कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से भी अभी नहीं है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि अभी वो स्थिति नहीं है जिसके जरिए बातचीत वास्तव में व्यवहारिक रूप से बातचीत की कोई स्थिति बन सके। लेकिन जो अग्निवेश जी ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि कोशिश होनी चाहिए बातचीत की। बिना बातचीत की कोशिश के दरअसल वो बर्फ नहीं टूटेगी जो इस वक्त सरकार और माओवादियों के बीच जमी हुई है। फिर एक आपने सवाल अग्निवेश जी से पूछा था कि ये आंदोलन किधर जा रहा है, तो मैं इस बात को बार बार कहता रहा हूं। पहली बात तो इसे नक्सलवादी आंदोलन न कहा जाए। सरकार भी गलती से इसे नक्सलवादी आंदोलन कहती है, ये भी सरकार की भी गलती है। ये माओवादी आंदोलन है। ये माओ से तुंग की मृत्यु के बाद सारी दुनिया में कुछ इस तरह की वैचारिक और संगठनात्मक जत्थेबंदियां हुई हैं, उसकी वजह से ये एक नई प्रवृत्ति उभरी है। ये वो आंदोलन नहीं है चार मजूमदार के नेतृत्व में 60 के दशक के आखिर में शुरू हुआ था, जिसमें बड़े पैमाने पर एक दूसरे किस्म की राजनीति पैदा हुई थी, एक वैकल्पिक राजनीति पैदा हुई थी जो हथियारबंद राजनीति थी। लेकिन साथ साथ में वो उसके अंदर एक बहस थी कि वो संसदीय राजनीति और हथियारबंद राजनीति, जन आंदोलनों की राजनीति और हथियारबंद राजनीति को समायोजित करके उनका समन्वय, उनका तालमेल करके चलने कर लक्ष्य की तरफ बढ़ने की बात होती थी। जबकि ये माओवादी आंदोलन बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन है। माओवादी सिद्धांतकार ये कहते हैं कि इस देश की राजनीति में किसी भी किस्म की जन आंदोलन की कोई गुंजाइश नहीं बची है। परिस्थिति ऐसी है कि शासक वर्ग के ऊपर और सरकार के ऊपर फौरन हमला बोल देना चाहिए और हमारे जीतने की स्थिति भी मौजूद है। यानी कि उसी विकल्प की ओर शायद आगे बढ़ते देख रहे हैं। अब भाई जी एक मिनट के लिए मैं राममोहन साहब को लाना चाहूंगा इसमें। आपने लंबा अरसा गुजारा सर बीएसएफ के साथ, पहले भी एक अलग तरह के आंदोलन या फिर हमले होते थे अगर हम नक्सलियों की बात करें, लेकिन सीमा सुरक्षा बलों पर आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं होती थी। लेकिन जो तरीका अब अख्तियार किया जा रहा है, सुरक्षा बलों के पेट में बम लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। ये कोई नया नहीं है। मैं तो इंसर्जेंसी का बहुत एक्सपीरियंस हूँ। मैंने बहुत पहले 1970 में इसका काउंटर इंसर्जेंसी का कोर्स किया हूँ और नॉर्थ ईस्ट में असम कार्डर का हूँ। मैंने नागा इंसर्जेंसी देखा, मणिपुर देखा, असम का भी देखा। मैं वहाँ आईजी ऑपरेशन था, फिर बाद में कश्मीर में आईजी ऑपरेशन। कोई भी एम्बुश इंसर्जेंस करते हैं, अगर उसमें कैजुअलिटी हो जाता है और इंसर्जेंट्स भाग जाते हैं वहाँ से, अपना कैजुअलिटी को लेके चले जाते हैं और फोर्स पर्सनल का बॉडीज पड़ा है, इसके नीचे बॉम्ब लगाना काउंटर इंसर्जेंसी का एक तरीका है। अगर ट्रेनिंग लिया है तो जानते हैं हम, जब वहां पर आते हैं ना, रेस्क्यू पार्टी जब आते हैं, ख्याल करना चाहिए कि बॉडी के अंदर एक एक्सप्लोसिव हो सकता है, प्रेशर रिलीज डिवाइस, जैसे बॉडी उठाते ही ये एक्सप्लोड होता है। इसमें नया एक ही हुआ कि इन्होंने पेट खोल के उसके अंदर लगा दिया और टाइमर मेरे ख्याल से लगा रखा, प्रेशर टाइमर। और इसमें किसको चोट पहुंचेगा? वो हॉस्पिटल के, वो बेचारे क्या, उनका क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स के पर्सनल ट्रेनिंग लिया हुआ है, वो वहां पर ऑपरेट करते हैं। तीसरी बात जो अग्निवेश स्वामी जी ने कहा है, वो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि सिविलियंस को लेके उसको बॉडी उठाने के लिए कहा। वो क्यों कहा है? वो उनका काम है, बेचारा वो सिविलियन मर जाता था उसमें। तो इसमें नया एक ही चीज है कि इसने बॉडी काट करके उसके अंदर एक्सप्लोसिव डाला है। तो क्या जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सीआरपीएफ वहां पर तैनात है, क्या उनकी रणनीति कहीं गड़बड़ है या उनका हौसला कमजोर हो चुका है? आम जनता को अगर आगे बारे में मैं बहुत दफे बोल रहा हूँ, अच्छी तरह से ट्रेनिंग होना चाहिए, अच्छी तरह से लीडरशिप होना चाहिए। जो लीडर वहां पर था, वहां पर जो पहुंचा था, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि आप लोग इसका बॉडी उठाना है, सिविलियंस को मत कराना है?
उनकी गलती है, बेचारा सिविलियंस का क्या गलती है। तो ये काउंटर इंसर्जेंसी टेक्निक पुराना है, कोई नया नहीं है। सिर्फ ये पेट काट के इसके अंदर एक्सप्लोसिव डाला, ये नया है। जी अग्निवेश जी, जो घटनाएं सामने आती है जैसे कि आपने आलोचना की, वो तमाम लोग जो शायद कहीं ना कहीं जुड़े हैं और समझते हैं कि इनके हितों की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि ऐसे कदमों के साथ जो एक उनका आधार है, जो उनके साथ लोग खड़े थे, कहीं वो उनसे दूर छिड़क जाएंगे? कुछ ऐसा डर उनके अंदर नहीं है? मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। सवाल अखिलेश ये है कि जो आंदोलन बढ़ रहा था या जिस आंदोलन की मुख्यधारा के जो सवाल थे उससे कई लोग सहमत थे, भले ही उनकी रणनीति या फिर उनके तौर तरीकों से हम और आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देकर कहीं वो अपने उस जनाधार को भी कमजोर नहीं कर रहे? नहीं, निश्चित रूप से इस प्रकार की जो बातें की है उन्होंने, लेकिन अभी राम मोहन जी ने जो बहुत ही स्पष्टवादिता से जो बात कही है, ये तो पुराना तरीका रहा है। मैं इसको नया मान रहा था, लेकिन यदि उससे पता लग रहा है कि ये तो पहले से करते रहे ये काम, नागालैंड मिजोरम से लेकर के और सब जगह पर, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका कोई जनाधार जिसको वो अपना जनाधार मानते हैं। दूसरी बात, मैं इससे अलग हट करके बार बार ये कहना चाहता हूँ, अभय कुमार दुबे जी ने जो बात अभी कही, मैं उससे थोड़ा असहमत होते हुए कहना चाहता हूँ। 6 अप्रैल 2010 में सबसे बड़ी हिंसा की घटना की थी माओवादियों ने। 76 हमारे सीआरपीएफ के जवानों को, 75 जवान और एक पुलिस को एम्बुश किया था दंतेवाड़ा में। वहाँ भी ईएम राम मोहन जी की रिपोर्ट बताती है कि लीडरशिप की फेलियर रही है। उनको जिस प्रकार का कुछ देना चाहिए था सीआरपीएफ के जवानों को, वो नहीं हुआ। उस रिपोर्ट को आज तक गवर्नमेंट क्यों दबाए बैठी है, क्यों नहीं पब्लिक कर रही, उसके कारणों की जांच के लिए ईएम राम मोहन जी को नियुक्त किया था भारत सरकार ने। उससे पता लगना चाहिए कि गलती किसकी थी, सीआरपीएफ के जवानों की गलती थी खुद की, या नक्सली हमले की उस प्रकार का निंदनीय हरकत था। यहाँ पर भी लीडरशिप की गलती है, शुरू से ही गलती है। उनको जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना चाहिए था वो नहीं किया। तो मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, सीआरपीएफ को कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको ना ट्रेनिंग है उस प्रकार की, ना इंटेलिजेंस सपोर्ट है, ना लॉजिस्टिक सपोर्ट है। 17 घंटे तक वो घायल सिपाही पड़े रहे ट्रेंच में, खून बहता रहा, रिसता रहा, तड़पते रहे, और एक चॉपर नहीं पहुंचा उनको रिलीफ देने के लिए। मैं पूछता हूं, ये क्या है सीआरपीएफ? कौन जिम्मेदार है? होम मिनिस्टर आगे क्यों नहीं आते अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए? चुप बैठे हुए हैं यहाँ पर दिल्ली में। रामन साहब, जो अग्निवेश जी सवाल खड़े करे बहुत अहम है, और जो वहाँ से जानकारियाँ मिली तो कुछ इसी तरह की इशारा करती है कि बहुत ही जो टाइमिंग है रेस्क्यू की या फिर उसके बाद वहाँ पर पहुँचने की या फिर इंतजामात की, उसमें खासी ढील नजर आती है शुरुआती तौर पर। इसमें फेलियर हो सकता है, लेकिन मेरा एक ही प्रॉब्लम है। मैंने जो रिपोर्ट किया वो दंतेवाड़ा में जो चिंतलनार में जो एम्बुश हुआ, उसका रिपोर्ट मैंने होम मिनिस्ट्री को वैसे वापस आते समय दे दिया मैंने। उन्होंने उसको पब्लिश नहीं किया है, तो उन्होंने पब्लिश नहीं किया तो मैं कैसे उसको बाहर कर सकता हूँ? तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। जी अभय जी, मुझे थोड़ा और चीज़ बोलना है, आप बाद में मैंने देखिए, अग्निवेश जी ने कहा कि मुझसे असहमत है। मैं समझ नहीं पाया वो किस बात से असहमत है। मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं थी। जो आपने बात कही उसमें उसकी असहमति निकल के आती। आपने सवाल पूछा था, एक मिनट अग्निवेश जी, आपने सवाल ही पूछा था कि बातचीत क्यों नहीं हो रही। तो मेरा कहना है कि बातचीत की परिस्थिति, मैं दोबारा उस बात को कह रहा हूं, बातचीत की परिस्थिति तभी बनती है जबकि माओवादी किसी किस्म का दबाव महसूस करते हैं सरकार की तरफ से। जब तक वो दबाव महसूस नहीं करेंगे, वो न बातचीत के लिए तैयार होंगे और न ही सरकार के ऐसे किसी भी प्रस्ताव को या कोई मध्यस्थ हो, अग्निवेश जी हो या और कोई मध्यस्थ हो, बीडी शर्मा साहब हो, ऐसे कोई मध्यस्थ हो, उनकी बातचीत पे भी हमदर्दी से गौर करेंगे। जब उन्हें लगता है कि उनकी रणनीति और उनकी कतारें संकट में हैं, तब फिर वो एक रणनीतिक कदम के तौर पर या एक कार्यनीतिक कदम के तौर पर बातचीत के लिए आगे आते हैं। चलिए अग्निवेश जी, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा, माफी चाहूंगा, लेकिन ब्रेक के उस पार मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे भी और दोनों मेहमानों से कि असल में 250 से ज्यादा मौतें एक साल में नक्सली हिंसा में, फिर रास्ता है किधर? और सुरक्षा बल, सरकार और साथ ही साथ वो तबका जो इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, वो चाहता क्या है और साथ कैसे आएंगे? ब्रेक के उस पार। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नक्सली हिंसा की, उससे बढ़ने वाली चुनौतियों की और आगे के रास्ते की। अग्निवेश जी,
असल में सवाल यही उठता है कि अगर ये आंदोलन या फिर इसके अगुवाकारों की सोच, इस तरह की मानसिकता हो रही है जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं अब इस तरह के विभत्स घटनाक्रम के साथ, तो फिर उनके साथ बातचीत होगी कैसी? जी, मैं वही अभय जी के साथ मतभेद रखते हुए बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले 40 साल 1967 में नक्सली आंदोलन शुरू हुआ था। 40 साल में सबसे बड़ा आक्रमण उन्होंने 6 अप्रैल 2010 में किया और 1 महीने के बाद हम रायपुर से दंतेवाड़ा यात्रा निकाल करके गए और हमने उसमें निंदा की सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने की और नक्सली हिंसा की। जब मैं लौट के आया तो चिदम्बरम जी ने मुझे पत्र दिया 11 मई को। 6 मई को हम गए थे रायपुर से दंतेवाड़ा, 10 मई को लौट के आए। 11 मई को चिदम्बरम जी मुझे कह रहे हैं कि आप हमारी बातचीत कराइए, ये 72 घंटे के लिए एब्जॉर्ब करें वायलेंस, बस जी। 5 सूत्री उन्होंने कदम दिए। उस चिट्ठी को लेकर के मैंने 31 मई को, मेरे पास लिखित पत्र है पूरे पॉलिट ब्यूरो के बिहाफ पर उनके प्रवक्ता चेरकुरी राजकुमार आज़ाद का। वो कहते हैं हम तैयार हैं बातचीत के लिए, एक लंबे लॉन्ग टर्म सीज फायर के लिए। जिस समय उनका हाथ ऊपर था, जिस समय सरकार दहशत में थी कि 76 लोगों को मार दिया हमारे एक साथ एक एम्बुश में, उस समय उन्होंने जवाब में ये नहीं कहा कि अभी हम बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने उस समय कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। लेकिन उनके प्रवक्ता को, राजकुमार को और एक फर्जी मुठभेड़ में और हमारी सरकार ने मार दिया, आदिलाबाद के जंगल में मारा हुआ दिखाया। और उसकी जुडिशियल इंक्वायरी के लिए मैं लड़ता रहा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से लेकर राहुल गांधी तक सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई भी जुडिशियल इंक्वायरी कराने के लिए तैयार नहीं कि आज़ाद की मौत एनकाउंटर में हुई या फर्जी एनकाउंटर में हुई। अग्निवेश जी, आपकी बात पर अभय जी कुछ कहना चाहते हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे ये है कि असल में जिस तरह से, जिस तेजी के साथ मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौतें किसी की भी हो रही हो, अगर हम सुरक्षा बलों की बात करें या फिर उन लोगों की बात करें जो इस आंदोलन के साथ जुड़े रहे, लेकिन सवाल यही कि अगर इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहे तो फिर हमारे पास बैठने का, बात करने का रास्ता बचता कहाँ है? आखिर पाकिस्तान से हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चीन से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अग्निवेश जी, लेकिन अगर देश के ही लोग जो कि भारतीय जमीन पर भारतीय संविधान को मानते हैं और उनकी हिंसा के चलते 250 से ज्यादा लोगों की एक साल में मौत होती है, कहीं आतंकवादी हिंसा से ज्यादा आंकड़ा है सर ये? मैं कह रहा हूं जब पाकिस्तान ने जो बर्बरता की है 2 दिन पहले, आप बातचीत जारी रखे हुए हैं या तोड़ दिया आपने? नहीं तो आप चाहते हैं कि कुछ उसी अंदाज में यहाँ भी बातचीत चलती रहे। अभय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं अग्निवेश जी की बात से असहमत नहीं हूँ, वो भले ही असहमत हो मेरे मुझसे, और ना मैं बातचीत के खिलाफ हूँ। मेरा सिर्फ कहना यह है कि मेरे सामने एक उदाहरण है सरकार और माओवादियों के बीच में बातचीत का, वो है जो आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसका एक खास तरह का नतीजा निकला था। माओवादियों उस नतीजे की रोशनी में मुझे नहीं लगता है कि माओवादी उस वक्त तक बातचीत के लिए तैयार होंगे जब तक कि उन्हें बातचीत करना उनकी मजबूरी ना हो। ये मेरा आकलन है, इस आकलन से असहमति हो सकती है। दूसरी बात, जो दांतेवाड़ा में जो एक बहुत जिसको अग्निवेश जी कह रहे हैं एक सबसे बड़ा हमला हुआ, मैं एक बार फिर कहूंगा कि हम लोगों को अपना नोमेनक्लेचर ठीक कर लेना चाहिए। वो नक्सलवादियों ने हमला नहीं किया था, वो उन नक्सलवादियों ने हमला नहीं किया था जो उस राजनीति की देन थे जो 1967 में शुरू हुई थी। ये माओवादियों का हमला था। इन दोनों राजनीतिक प्रवृत्तियों में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को समझना भी, इस फर्क को समझना है। इस फर्क को ना सरकार समझने को तैयार है, नहीं हम लोग जो कि सार्वजनिक जीवन में अपनी बातों कहते हैं इस फर्क को बारीकी से रख पाते हैं। वो लोग जो 1967 में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी, वो कभी भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करते थे जैसी कि आज माओवादी कर रहे हैं। माओवाद और नक्सलवाद ये 2 अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, वैचारिक रूप से, सांगठनिक रूप से, रणनीतिक रूप से, कार्यनीतिक रूप से, हर तरह से। अग्निवेश जी, मानना पड़ेगा जो अभय जी कह रहे हैं कि वाकई इन दोनों के फर्क को हमें न सिर्फ देखना होगा बल्कि समझना भी होगा। मैं कहना चाहता हूं, चाहे नक्सली और माओवादी, इनके अंदर आप अंतर भी ढूंढ के निकाल लें, लेकिन आखिर समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। कभी भी आप सैन्य शक्ति के बल पर इस प्रकार के आंदोलन को, चाहे नक्सलवाद कहें या माओवाद कहें, आप समाप्त नहीं कर सकते। आप अपने जवानों को मरवा रहे हैं खामखा में और सिविलियंस को मरवा रहे हैं।
पिछले 6 महीने पहले आज क्या किया? सन 2012 के 28 जून की रात को हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने बीजापुर के कारचेगुड़ा में 21 निर्दोष आदिवासियों को रात के 11 बजे मौत के नींद सुला दिया। आज तक उसकी जांच की रिपोर्ट, इंटरनल सीआरपीएफ की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? मैंने आरटीआई में एप्लीकेशन डाला तो मुझे छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है वी आर एग्जेम्प्टेड, हमें इसकी सूचना देने का वो नहीं है जरूरी। तो ये तो हालत है। आप निर्दोष आदिवासियों को मार देते हैं, उसको नहीं गिनते हैं। सीआरपीएफ के जवानों का यही काम रह गया कि बच्चों को मारें। 8 स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उसके अंदर एक बेटी थी सरस्वती। कहने का मेरा मतलब है दोनों तरफ से हिंसा प्रतिहिंसा का ये दौर समाप्त होना चाहिए, बर्बरता क्रूरता खत्म होनी चाहिए और सरकार को समाधान के लिए जो खुद उनके नेता लोग बोलते रहते हैं बीच बीच में जी कि भाई आइए हम बातचीत करना चाहते हैं, करना तो करवाइए, उसको क्यों नहीं शुरू कराते ईमानदारी से? राममोहन साहब, आपने अग्निवेश जी को भी सुना और अभय जी को भी सुना। मैं आपसे 2 मिनट में समझाना चाहता हूँ। साहब बता रहे थे कि नक्सलाइट और माओइस्ट में फ़र्क है। मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं है। नक्सलाइट नाम दिया गया क्योंकि नक्सलबारी में 1968 में CPI-ML ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, इसलिए उसके बारे में उसको नक्सलाइट बोलते रहते हैं। असल में अभय जी शायद शुरू नाम को लेकर नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा, सोच बदली है, उसको लेकर उनका पॉइंट एक ही है। इसमें 3 खिलाड़ी हैं। एक तो है जो फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासी, एक तो है कम्युनिस्ट पार्टी, पहला था CPI, बाद CPM, फिर ML, फिर ML का 2-3 फैक्शन, फिर लास्ट में माओइस्ट। तीसरी साइड में गवर्नमेंट है। इसमें गवर्नमेंट का नुकसान फेलियर कोई पूछ नहीं रहा है। उसके बारे में गवर्नमेंट क्या थंडरस साइलेंस बोलते हैं। 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में लेजिस्लेट किया है कि फॉरेस्ट शेड्यूल्ड एरियाज गवर्नर एडमिनिस्टर करेगा बाय अपॉइंटिंग अ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल फ्रॉम द ट्राइबल्स ऑफ दैट फॉरेस्ट। अब तक इसने कोई गवर्नर ट्राई नहीं किया। झारखंड में एक दफे थोड़ा करके फिर अबैंडन कर दिया। ये फॉरेस्ट का राइट है वो ट्राइबल्स का, ये पंचायत है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो 1915 का 5th शेड्यूल जो है, 1950 का 5th शेड्यूल अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। अब देश का स्टेट का फॉरेस्ट मिनिस्टर इसको लीज में दे देते हैं। कौन सी कानून से लीज में दे रहा है? ये गलत है, इलीगल है, अनलॉफुल है। तो सरकार अनलॉफुल और इलीगल है, इसमें कोई बातचीत के सवाल नहीं उठता है। माओइस्ट के साथ कोई बातचीत नहीं कर सकता है। लेकिन एक आप गवर्नमेंट अगर इसको ठीक करते हैं, ये पंचायत से इसको एडमिनिस्टर करते हैं और इसका हक जो है वो ट्राइबल्स को देते हैं और पंचायत से वो पूरा फॉरेस्ट एडमिनिस्टर होता है, फिर माओइस्ट क्यों देखेगा उनको, माओइस्ट को? चलिए अभय जी, भले ही तमाम बातें हों, अहित हुए हों, उनके हित हक उनका मारा जा रहा हो, लेकिन फिर भी क्या किसी की भी हिंसा जायज़ ठहराई जा सकती है? और दूसरा अहम सवाल है कि आखिर रास्ता कैसे बनेगा जब दोनों तरफ से इस तरह की बातें हो रही हों, सरकार की गलतियां अलग गिनाई जा रही हों और माओइस्ट जिस रास्ते पर हैं, नक्सली जिस रास्ते पर हैं, उसका नतीजा हम देख रहे हैं। नहीं, हिंसा को तो जायज़ ठहराने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बस फ़र्क ये है कि नक्सलवादी आंदोलन जिसका मैं दोनों में फ़र्क कर रहा हूँ, वो भूमि के प्रश्न को, जोतने वाले को, ज़मीन के सवाल को बुलंद करके हुआ था, जबकि ये माओवादी आंदोलन केवल आदिवासी प्रश्न से संबंधित है। जो मोहन साहब ने बताया वो बिल्कुल ठीक बताया, ये आदिवासी प्रश्न से संबंधित। नक्सलवादी आंदोलन केवल आदिवासियों में सीमित नहीं था, वो बिहार के मैदानी इलाकों में भी था। आप देखेंगे जितने भी आंकड़े हैं वो सारे के सारे आपके आदिवासी बेल्ट के आंकड़े हैं। जिस चीज को नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं, इसको 1-2 अलग अलग मानने को तैयार नहीं है, ये तो खैर उनकी मर्जी है। वो आप देखेंगे कि पूरे देश के उन इलाकों में भी फैला हुआ था जो कि आदिवासी इलाके नहीं है, जो कि मैदानी इलाके हैं। ये दोनों का सबसे बड़ा फर्क है। जहां तक सवाल इस बात का है कि सरकार की नाकामियां, देखिए सरकार तो इस मामले में पूरी तरीके से नाकाम है ही। अभी मैं मणिशंकर अय्यर का एक भाषण सुन रहा था और वो बार बार कह रहे थे कि आदिवासियों की समस्याओं का हल न करने की वजह से ही एक भोला वाला आदिवासी जो कि इस देश का सबसे सीधा साधा नागरिक है, वो बंदूक उठाने के लिए मजबूर होता है। सवाल ये, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? ये सरकार को दिखना चाहिए आजादी के बाद से सबसे ज्यादा आदिवासियों के विकास की उपेक्षा हुई है। उनके लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको भी वहां पर ठीक से लागू नहीं किया गया। वादे में उनका नाम ये उसका, हाँ, ये उसका एक बहुत बड़ा बदला है जो कि भारतीय लोकतंत्र से माओवाद की शक्ल में लिया जा रहा है। सरकार ने ये जो, मैं पाप पुण्य की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सरकार ने ये जो पाप किए, आजाद भारत की सरकार ने आदिवासियों के साथ जो हक तलफी की है, हक तलफी का जो पाप किया है, ये उसका बदला है जो पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। चलिए अग्निवेश जी, चलते चलते एक आखिरी रिएक्शन आपका चाहूंगा और एक ये भी जानना चाहूंगा कि
असल में जिस तरह की अगर जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, जो हरकतें इस वक्त सामने आ रही हैं इस पूरे घटनाक्रम के साथ, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार ये बातें होती हैं कि अगर वाकई कोई आंदोलन या फिर उनकी सोच बदल रही है, गलत हाथों में है, तो हमारा और आपका ही फर्ज है कि उन्हें सही रास्ते पर लाया जाए, उनकी सोच को बदला जाए और बिठाकर, जो आपने कहा कि बातचीत की टेबल पर आगे का सफर तय हो। मैं राम मोहन जी ने अभी जो बात कही और अभय कुमार दुबे जी ने जो बात कही, बिल्कुल उन्होंने निचोड़ रख दिया समस्या की जड़ में जो समस्या बात है। और मैं समझता हूं कि यदि हम इस अप्रोच को लेकर चलेंगे और सरकार खुल करके अपनी स्वीकार करे अपनी गलती की, 65 सालों में इन्होंने भारतीय संविधान के 5वें अनुच्छेद को, पेसा एक्ट 1996 को, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को, ट्राइबल सब प्लान 1974 से जो इंदिरा जी ने शुरू किया उसको ईमानदारी से आज तक लागू नहीं किया। किसी इस बेल्ट के राज्यपाल ने अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया एडवाइजरी काउंसिल बनाने का और आदिवासियों के हक में आवाज़ उठाने का। ये सब मूल कारण है। और इसके ऊपर यदि बातचीत के लिए कम से कम, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए माओवादियों को, आदि नक्सलवादियों को, आप सीधे सीधे इनको लागू कराने के लिए आदिवासियों के नेताओं के साथ बैठ के बातचीत कीजिए, उनके पंचायत के अधिकार उनको पूरा दीजिए। मुझे लगता है कि इससे समाधान बहुत तेजी से निकलेगा, लेकिन इसमें ईमानदारी की जरूरत है। और एक आखिरी सुझाव मैं चाहूंगा अग्निवेश जी, क्या ये मुमकिन है कि अगर सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक तरफा अगर एक युद्ध विराम की घोषणा हो नक्सली आंदोलन या फिर उनके अगवाकारों की ओर से कि अगले 1 साल तक हम हिंसा नहीं करेंगे और देखते हैं कि सरकार क्या हमारी बातों को सुनेगी, तो क्या ये विकल्प वाकई लगता है कारगर है या नहीं? देखिए, उन्होंने लिख करके दिया है और मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, हम और आप दोनों मिल करके एक तारीख तय कर लें और अगले 6 महीने के लिए युद्ध विराम करें जी। केवल उनसे पहले उम्मीद करना कि वो पहले घोषणा कर दें, वो कहते हैं नहीं हम इसके लिए तैयार नहीं है। चलिए, क्योंकि उसका हमें एक पहले वो सबक मिल चुका है आंध्र प्रदेश में, हमने अपनी तरफ से कर दिया और फिर हमारे लोगों को पकड़ पकड़ करके सरकार ने मार दिया। अब वो गलती नहीं करेंगे। वो कहते हैं कोई तारीख, और मैंने इसके लिए सन 2010 में ही 10, 15 या 20 जुलाई की तारीख दी थी जी। और वो तारीख वो हमें बताने जा रहे थे। इसी दौरान 1 जुलाई की रात को राजकुमार को पकड़ करके आजाद को मार दिया गया। तो मैं अभी फिर उम्मीद करता हूं कि सरकार ईमानदारी से पहल करे, हम मदद करेंगे सरकार की, माओवादियों से हम वो कहलवाएंगे कि वो इस युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। चलिए अग्निवेश जी, इसी नोट के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, इसी उम्मीद के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और जैसे कि हमारे सभी मेहमान कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता ही आखिरी रास्ता है, लेकिन दोनों ही पक्षों को अपने अपने वादों पर कायम होना पड़ेगा और उन्हें अमल में लाना पड़ेगा जो इससे पहले उन्होंने वादे किए थे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त ब्रेक का, बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ।